कर्मचारी एक अच्छी खासी तादाद में है आज। पूरे भारत में अगर देखा जाए तो तकरीबन तकरीबन 91 लाख सेंट्रल और स्टेट के मिला के केवल एनपीएस एम्प्लॉइज़ हैं और लगभग 40-50 लाख, कम से कम 40-50 लाख एम्प्लॉई सेंट्रल और स्टेट के जो कि पहले से ही ओल्ड पेंशन स्कीम में है। मतलब मोटा मोटा 1.5 करोड़ वर्किंग सरकारी कर्मचारी हैं, वो चाहे सेंट्रल ऑटोनोमस बोर्ड में हों चाहे स्टेट ऑटोनोमस बोर्ड में हों। जी निरंजन सिंह जी नमस्कार, ग्वालियर आते हैं निरंजन सिंह जी, जल्दी आएंगे। और तकरीबन तकरीबन इतने ही पूरे देश में पेंशनर्स होंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 54 लाख पेंशनर्स हैं। तो मोटा मोटा मैं मान के चलता हूँ कि पूरे देश में 1 करोड़ पेंशनर और होंगे। तो 1.5 करोड़ वर्किंग और 1.5 करोड़ पेंशनर, कुल मिलाकर के 3 करोड़ कर्मचारी होंगे पूरे देश में। यानी 140 करोड़ में से 3 करोड़ वर्किंग क्लास, जो गवर्नमेंट वर्किंग क्लास है, वो या तो रिटायरीज हैं या फिर वर्किंग हैं। समीर कुमार साहब आपको भी नमस्कार, सतनाम जी नमस्कार, जिसका आप मैं ऋषिकेश गायकवाड़ साहब आपको भी नमस्कार। क्या अपडेट है सर? अभी आपको अपडेट देता हूं जो भी अपडेट है। तो एक बार जितने लोग शेयर कर सकते हैं शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने से रीच बढ़ जाती है, ज़्यादातर लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंच जाता है। आज हमने ये सोचा कि 1972 सीसीएस एक्ट बहुत बार अमेंड कर लिया गया और लगभग हर 2-1 महीने में कुछ न कुछ अमेंडमेंट आता रहता है। विकास चौहान साहब आपको भी नमस्कार। तो कुछ न कुछ अमेंडमेंट आता रहता है। लोगों को गलत जानकारियां बहुत ज़्यादा हैं। मतलब अपने अधिकार, अपने प्रोविज़न्स, आपके क्या नियम कायदे कानून है, अगर उसकी ही ठीक से जानकारी नहीं है तो एक ही सवाल को बहुत बार लोग पूछते हैं मेरे पास। मतलब मैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम हो, चाहे न्यू पेंशन स्कीम हो, नेशनल पेंशन सिस्टम हो, मतलब उसमें लोग बार बार पूछते हैं कि इसमें ग्रेच्युटी नहीं है, इसमें लीव इनकैशमेंट नहीं है, इसमें इंश्योरेंस नहीं है, इसमें रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। ऐसे कर कर के जबकि मैं लगभग सभी सवालों के जवाब देता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, लेकिन एक ही सवाल, मतलब जवाब देने के बाद भी फिर वही सवाल आ जाता है। तो इसके लिए हमने ये एक चीज़ तय किया कि सरकारी कर्मचारियों का जो बायलाज है, मतलब जो हमारा, जिसे हम अपनी बाइबिल कहें या अपनी गीता कहें या अपना कुरान कहें। कुरान से याद आया कि आज ईद भी है, पूरे देश को ईद की भी हार्दिक शुभकामनाएं। कल से भारतीय नववर्ष शुरू हुआ, हिंदू नववर्ष शुरू हुआ है, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। कल राजस्थान दिवस था, तो जो भी राजस्थान के साथी इसमें जुड़े हुए हैं, कल मैं राजस्थान के 2-3 प्रोग्राम में था। राजस्थान दिवस, पंकज गर्ग साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े, आपका भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब। और इनटेक जो पंकज गर्ग साहब जो हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स की इनटेक जो संस्था है उसके प्रधान हैं, उसके मुखिया हैं, और बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं। मैं तो कहूँगा मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के हेड है, एचओडी हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। दीपक कुमावत जी केंद्रीय विद्यालय से जुड़े हुए हैं, रघुवीर बिष्ट साहब जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से उत्तराखंड से, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 110 लोग अभी जुड़े हैं। एक बार शेयर कर देंगे अगर आप 110 लोग, तो मतलब एक ही साथ ये मैसेज, त्रिपाठी जी स्वागत है, ये हज़ारों लोगों तक चला जाएगा मैसेज। आज की अपडेट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन आज का डिसीजन मेरा बहुत बड़ा है, मैं इसे मानता हूं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि ऐसा कोई प्लेटफार्म मुझे अभी हिंदुस्तान में किसी यूट्यूबर के पास नहीं दिखा, किसी टीवी चैनल पर नहीं दिखा, कोई ऐसी वेबसाइट नहीं दिखी जिस पर प्रॉपर गाइडेंस हो, प्रॉपर नियम कायदे कानून की जानकारी दी जा रही हो कि क्या है इस मामले में एक्ट। सोहन पाल जी नमस्कार। तो इसके लिए हमने सोचा कि हम टाइम टू टाइम हर हफ्ते एक वीडियो लेकर के आएंगे और उसमें एक एजेंडा होगा, कोई एक एजेंडा, जैसे कर्मचारियों का लीव इनकैशमेंट क्या है, कर्मचारियों की एलटीसी क्या है, कर्मचारियों का सीएल सिस्टम क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव क्या है। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उनको एक एक करके हर वीडियो में हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे, डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि एकदम सटीक जानकारी बहुत सरल और बहुत स्पष्ट शब्दों में हम दे सकें, ताकि और जो भी बदलाव हों उनको भी हम आपके बीच साझा कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं, जब इस तरह से हमारे 15-20 वीडियो आ जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी बढ़ जाएगी, और जब क्लैरिटी बढ़ेगी तब हर चीज़ का समाधान
आप खुद ही सोचने लग जाएंगे कि इस मुद्दे का समाधान क्या हो सकता है। अभी आप डिपेंड है पूरी तरीके से कि इसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है, कैसे होगा। तो आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, आप समझ पाएंगे कि अगर लीव इनकैशमेंट की प्रॉब्लम है, किसके साथ प्रॉब्लम है, इसमें ऐसी क्या चीज़ हो जाए कि ये सबके लिए एक जैसा हो जाए। या इंश्योरेंस में क्या है, अभी लोगों को पता ही नहीं कि इंश्योरेंस मतलब क्या, सीजीएचएस मतलब क्या, डीजीएचएस मतलब क्या, रिटायरमेंट के बाद क्या, रिटायरमेंट से पहले क्या, और जहाँ हॉस्पिटैलिटी नहीं है वहाँ क्या, एफएमए जैसे फिक्स मेडिकल अलाउंस है वहाँ क्या। तो इन सारी चीज़ों पर वन बाई वन हम एक एक वीडियो लेकर के आया करेंगे और वो लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि लोगों को पता चलता रहे कि मतलब क्या है प्रोविज़न, क्या है हमारे कायदे, का है क्या है हमारे कानून, क्या है हमारे रेगुलेशंस। तो बहुत सारे लोग कल ब्लैक डे मना रहे हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं जो ब्लैक डे मना रहे हैं। मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने कहा ब्लैक डे मनाने के लिए, तो मैंने बस ये कहा कि भैया कि 1 अप्रैल को हम ब्लैक डे कैसे मनाएं। एज बीइंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, भारत सरकार ने 1 जनवरी को एनपीएस इंट्रोड्यूस किया था पूरे देश में। अलग अलग राज्यों ने अलग अलग डेट से अपने यहाँ एनपीएस को इम्प्लीमेंट किया। तो हमारे यहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट, हम लोग तो चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं, तो हम या तो ब्लैक डे मनाएंगे तो 1 जनवरी को मनाएंगे, और या ब्लैक डे मनाएंगे 22 दिसंबर को, जिस दिन एनपीएस का गजट आया था। फिर हमसे किसी ने कहा कि यूपीएस भी तो आया है 1 अप्रैल को, तो भैया वो भी 1 अप्रैल को नहीं आया है, वो भी 1 जनवरी से लागू हो रहा है। 1 जनवरी से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के वो तो आ गया जनवरी में, 16-17 जनवरी को आ गया, और 1 अप्रैल से लेकर के अप्रैल मई जून 30 जून तक उसको लाया गया। तो उसका भी कोई मतलब वो तुक नहीं, क्योंकि अगर हम इस तरीके से मनाएंगे ब्लैक डे, तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सब ने अलग अलग डेट पर इसको इंडोर्स किया एनपीएस को, तो हमें कम से कम 28 दिन मनाना पड़ेगा। और 28 दिन अगर हम मनाएंगे तो फिर मतलब जो है 28 दिन का मतलब 12 ही महीने हैं, हर महीने 2-2 बार ब्लैक डे मनाना पड़ेगा। और ये कोई फैशन नहीं है, ये आंदोलन है, आंदोलन को आंदोलन की तरीके से करना पड़ेगा। तो जो लोग मना रहे हैं उनको शुभकामनाएं। जिस स्टेट में जिस तारीख को मनाया गया है, जैसे उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल को आया है एनपीएस, तो उत्तर प्रदेश वाले जाहिर सी बात है 1 अप्रैल को मनाएंगे, या किसी और स्टेट में 1 अप्रैल को आया है वो भी मनाएंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई या तो 22 दिसंबर को मनाएगा या फिर 1 जनवरी को मनाएगा, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन जो लोग मनाना चाहते हैं उनके लिए शुभकामनाएं, कोई मना ही नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट होती है उसमें ऐसा ना दिखे कि मतलब आप पढ़े लिखे इंसान नहीं है, इस तरह का ना दिखे। आप हैं रेलवे में काम कर रहे हैं और ब्लैक डे मना रहे हैं, मतलब जो है 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 1 अप्रैल, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो उस दिन बनाइए जो, ताकि ये तो लगे कि रेलवे के कर्मचारी क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि रेलवे में इस तारीख को आया था एनपीएस या यूपीएस, वो बात समझ में आती। खैर मैं अब आता हूँ अगले मुद्दे पर। तो ये हमने डिसाइड किया है कि टाइम टू टाइम हम कोई ना कोई वीडियो लाएंगे किसी न किसी एजेंडे के ऊपर, और उसमें हम ब्रीफ करेंगे 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। विकास जी का कोई मैसेज है, मेरी माँ का बेसिक पेंशन है 9,000 रुपये, और इस बार DAR डिक्लेयर्ड हुआ है 2%, सिर्फ 180 रुपये का फ़ायदा हुआ है, हर मंथ 30 रुपये। इतनी कम पैसे से क्या होगा, माँ बाप का मेडिसिन ही नहीं आता है। देखो विकास जी, ये तो बात सच है कि DA से कोई मतलब बहुत ज़्यादा पेंशन में इंक्रीमेंट नहीं हो जाएगा। तो मतलब जो है मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन कभी ऐसा 3% भी होता तो कितना, 60 रुपये और बढ़ जाते, तो जो 100 मतलब जो है 90 रुपये और बढ़ जाते, तो 180 रुपये से जो फर्क नहीं पड़ रहा, वहाँ पर 270 रुपये से भी क्या हो जाता। तो इसको मतलब जो है इतना हताश होने की इतनी ज़रूरत है नहीं। DA जैसे चलता है 1% में कोई ऐसा खास बदलाव नहीं आ जाएगा। इम्पोर्टेंट क्या है कि आज मैं जो इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूँ वो ये है कि डेथ एंड डिसेबिलिटी, 2 इन्फॉर्मेशन है आज तो। एक तो पहली बात की 2 इन्फॉर्मेशन है, और वो पहली है कि डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में 2 ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के पास 2 ऑप्शन है, वो चाहे तो ओपीएस ले ले, ओपीएस के अनुसार पेंशन मिल जाएगी डेथ और डिसेबिलिटी के केस में, और वो चाहे उसको लगता है कि एनपीएस में कॉर्पस ज़्यादा है तो एनपीएस वाला ऑप्शन ले ले। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि रेलवे में
या और भी वो नौकरियां जहां पर किसी कर्मचारी की डेथ के बाद किसी एक डिपेंडेंट को सरकारी नौकरी मिल जाती थी, यानी डेथ कंपेंसेटरी ग्राउंड पे जहां पर नौकरी मिलती थी वहां पर ये ऑप्शन नहीं दिया गया था। वहां पर 2080 वाला फार्मूला यानी कि एनपीएस वाली पेंशन को इम्प्लीमेंट किया गया था। अभी 26 मार्च को रेलवे ने एक आदेश निकाल दिया और उस आदेश में ये कहा गया है कि रेलवे में अब किसी की अगर डेथ होगी तो उसके कर्मचारी के परिवार को कर्मचारी वाला जितना हिस्सा था एनपीएस में ब्याज सहित वो पूरा दे दिया जाएगा, और जितनी उसकी सैलरी थी बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए का मतलब बेसिक का 50% प्लस डीए मिला के जो पेंशन बनेगी वो उसके परिवार को पेंशन देना शुरू कर दिया जाएगा। अभी तक क्या था, अभी तक रेलवे के कर्मचारियों के साथ ये हो रहा था क्योंकि रेलवे में किसी कर्मचारी की डेथ होने पर उसके डिपेंडेंट को, आश्रित को कंपेंसेटरी ग्राउंड पे नौकरी देने का प्रावधान है। तो नौकरी देने के प्रावधान के एवज में सरकार क्या कर रही थी कि जो एनपीएस में टोटल पैसा इकट्ठा हुआ था, टोटल कार्पस इकट्ठा हुआ था कर्मचारी का और सरकार का मिला के, मान लो 100 रुपये हुआ तो उसका 20% उसके परिवार को दिया जाता था। 80% की पेंशन खरीदी जाती थी, तो 20 रुपये दे दिए, जो बचा 80 रुपये उसको किसी एन्युटी प्रोवाइडर कंपनी को देना पड़ता था और उससे जितनी पेंशन बनती थी वो उसको पेंशन मिलती थी। अभी 26 मार्च को रेलवे ने पूरी तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग थी उसके अकॉर्डिंग फुल ओपीएस वाली पेंशन के साथ साथ 50% कंट्रीब्यूशन यानी कि एम्प्लॉय वाला पूरा का पूरा हिस्सा ब्याज सहित कर्मचारी या उसके परिवार को देने की आदेश कर दिए। अब समझने वाली बात यह है कि जिन राज्यों में या जिन डिपार्टमेंट्स में जहां कहीं किसी कर्मचारी की डेथ होती है और उसके कंपेंसेटरी ग्राउंड पे किसी एक आदमी को नौकरी मिलती है तो उन जगहों पर भी यही 20-80% वाला फार्मूला लागू है। जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश में बात करूं, उत्तर प्रदेश में अगर किसी कर्मचारी की, एनपीएस कर्मचारी की डेथ होती है तो उसकी डेथ होने के बाद उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलती है, प्लस एनपीएस में जितना पैसा था उसका 20% उस कर्मचारी के परिवार को दे दिया जाता है और 80% की एन्युटी वो खरीदता है। उससे उसको जितनी पेंशन बने, 100, 200, 400, 500, 1000, 2000 जितनी बने वो पेंशन मिलती है। तो आज की ये जो जानकारी है वो इसलिए है क्योंकि रेलवे ने वहाँ भी नौकरी देने का सिस्टम है, दूसरे स्टेट्स में बहुत सारी जगहों पर वहाँ भी नौकरी देने का सिस्टम है। तो उन जगहों पर भैया अब आपके लिए ये रास्ता खुल गया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पेंशन के साथ साथ कर्मचारी का अंशदान वापस देने की घोषणा कर दी है रेलवे जैसे संस्थान ने। तो आपके स्टेट्स क्यों नहीं कर रहे, ये मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अरुण विद्वंस साहब लिखते हैं, बड़े सीनियर साथी हैं, एक दिन मैंने फ़ोन भी किया था, ओपीएस वाले बुड्ढों को दूर रखो, नौजवान आपके साथ हैं, सरकार से बात जेसीएम वाले बुड्ढे क्यों करते हैं। विद्वंस साहब ये मतलब पिछली 24 फरवरी को मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री जो कार्मिक मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और पेंशन के सेक्रेटरी हैं वी श्रीनिवास जी, पेंशन डायरेक्टर ध्रुव सेन ज्योति गुप्ता जी और उनके पीएस दीक्षित जी, आईएएस जो पंकज दीक्षित जी, उनके सामने हमने इस प्रस्ताव को रखा था कि जब जेसीएम बनाया गया था भारत सरकार में उस समय केवल 61 डिपार्टमेंट थे, यानी 1966 में, और उस समय जितनी मिनिस्ट्रीज थी उनका प्रतिनिधित्व करता है जेसीएम। आज वो मिनिस्ट्रीज बची ही नहीं, तमाम मिनिस्ट्रीज को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, कुछ मिनिस्ट्रीज को ख़त्म कर दिया गया, तो नई मिनिस्ट्रीज बन गई, लेकिन जेसीएम का चार्टर आज भी 1966 का चार्टर चल रहा है। दूसरी बात, 1 जनवरी 2004 से देश में 2 तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशनर हो गए, एक वो जो पुराने पेंशनर हैं ओपीएस वाले और एक वो जो एनपीएस पेंशनर हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन देश का एकमात्र सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का एनपीएस अफेक्टेड एम्प्लॉइज का फेडरेशन है, एटलीस्ट जेसीएम में एनपीएस एम्प्लॉइज अफेक्टेड मेंबर्स का एक प्रतिनिधि तो रखा जाए, और अगर नहीं रखा जाता है तो कम से कम जेसीएम को रीस्ट्रक्चर किया जाए। जितने डिपार्टमेंट हैं उनके प्रतिनिधि आज ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज देश की जनसंख्या 140 करोड़ है।
आज एम्प्लॉयज़ की संख्या कम से कम 1966 से 3-4 गुनी हो चुकी है। तो कम से कम जेसीएम को ही रिस्ट्रक्चर कर दीजिए, तो नए लोग तो आएंगे कम से कम। तो ये मुद्दा हमने पहले भी भारत सरकार के सामने रखा है। उन्होंने फिर हमसे कहा था कि आप हमें लेटर दे दीजिए इस बाबत, हम इस पर काम करते हैं। तो हमने वो पत्र भी उनको दे दिया है। रवि प्रताप जी, आपको भी नमस्कार। तो सोहन जी नमस्कार। तो जिन राज्यों में अभी भी, जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है कि अभी भी 2080 के फार्मूले को ही लागू किया गया है, बिहार में तो वो भी लागू नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स में भी 2080 का फार्मूला लागू है। मेरी आप सबको केवल ये जानकारी देना है कि आप भी अब कर्मचारी अंशदान की सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तर्ज पे पूरा का पूरा डिमांड कर सकते हैं। क्योंकि कई साल से 2021 में भारत सरकार ने नियम बनाया, 21 से लेकर के आज 5 साल हो गए। अगर 5 साल में भी अगर आप लोग अपने हक के लिए नहीं खड़े हो पाए, खासकर जिनके परिवारों में ये हादसे हो गए, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपकी जागरूकता में कमी है, कहीं ना कहीं आपके लड़ने के तरीके में कमी है। अब मैं आता हूँ दूसरे मुद्दे पर। ये आज का अपडेट था। तो क्योंकि हमारी कोशिश हमेशा से रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी एम्प्लॉई हो, अगर उसकी डेथ या डिसेबिलिटी होती है, उसका पूरा का पूरा अंशदान उसके परिवार को मिलना चाहिए। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा सिवाय ऑटोनोमस बोर्ड्स को छोड़ करके, जिनको कर्मचारी अंशदान पूरा ना वापस मिल रहा हो। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। अब दूसरा मुद्दा आता हूँ मैं, वो ये है कि कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ जो रहा है सरकारी नौकरी में और बाद में रेगुलर हुआ, फिर रिटायर हो गया, तो उसकी सर्विस लेंथ को कैसे कंसीडर किया जाता है उसको लेकर के। तो 2 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार ने एक क्लैरिफिकेशन निकाला था 2021 के सीसीएस पेंशन रूल्स के हिसाब से। यानी कि जब जब पेंशन एक्ट में या सीसीएस रूल्स में कोई बदलाव होता है पेंशन से संबंधित, तो उसके लिए अलग से एक गजट निकालना पड़ता है भारत सरकार को। और चूंकि 30 मार्च 2021 को एनपीएस इम्प्लीमेंटेशन सीसीएस रूल्स 2021 पास किया गया था और उसमें ये व्यवस्था की गई थी कि डेथ एंड डिसेबिलिटी में 2 ऑप्शन होंगे। उसकी वजह से जो 1972 सीसीएस रूल्स पुराने वाले थे, यानी ओल्ड पेंशनर के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम वाला जो गजट था, तो उनके लिए नया रूल पेंशन का आया, उसको कहा जाता है सीसीएस पेंशन रूल्स 2021। अब मैं जो बात कहने वाला हूं वो इसलिए मायने रखती है कि सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के तहत जो कर्मचारी, मतलब वो इस बात की बात करता है कि जो कर्मचारी 31 दिसंबर 2003 से पहले कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में लगे थे, कॉन्ट्रेक्चुअल या संविदा एम्प्लॉय थे, और 31 दिसंबर 2003 से पहले अगर वो रेगुलर कर लिए गए, सरकारी नौकरी में पक्के कर लिए गए, उसके बाद वो कभी भी रिटायर हो गए हों, तो उनकी चाहे कितनी ही कम नौकरी रही हो, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, भले ही मान लीजिए कि कोई संविदा कर्मी था जो पहले कभी नौकरी में आया और 31 दिसंबर 2003 से पहले किसी भी दिन अगर वो रेगुलर कर लिया गया और फिर वो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कभी भी रिटायर हो गया, तो ऐसे केसेस में पीछे की पूरी नौकरी उनकी जोड़ दी जाती है। ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। यानी कि संविदा पर जो कर्मचारी ने जो वक्त बिताया है, अगर उस पर कोई पेनाल्टी नहीं है, अगर उसका कोई सर्विस ब्रेक नहीं है, तो उसकी पूरी नौकरी को क्वालिफाइंग सर्विस में जोड़ दिया जाता है। ये 2 अक्टूबर 2022 का क्लैरिफिकेशन कहता है। ये क्लैरिफिकेशन आया है 2021 पेंशन रूल्स के गजट से, जबकि उससे ठीक पहले हमारे ऑर्डिनेंस के साथी, हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट के हजारों साथी जो पहले कभी नौकरी में लगे थे कॉन्ट्रैक्चुअल, जैसे खास करके ग्रामीण डाक सेवक जिन्हें हम जीडीएस भर्ती कहते हैं, वो पहले कभी लगे थे, पहले ही रेगुलर होने की बजाय 31 दिसंबर 2003 के बाद रेगुलर हुए, तो वो चूंकि एनपीएस में आ गए, एनपीएस में रिटायर हो गए। अब सरकार यूपीएस ले आई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम ले आई,
लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ये व्यवस्था की गई कि उनकी 10 साल की अगर रेगुलर नौकरी पूरी हुई है तो ही वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट कर पाएंगे। अगर वो 10 साल की पूरी नौकरी नहीं हुई तो वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को भी ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदा लगा तो 31 दिसंबर 2003 से पहले ही था कॉन्ट्रेक्चुअल, लेकिन अगर वो एक दिन बाद रेगुलर हुआ जबकि उससे एक दिन पहले कोई रेगुलर हो गया तो उसकी पूरी नौकरी जोड़ करके उसको 50% पेंशन देने का प्रावधान हो गया। और इस बेचारे को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी बेनिफिट नहीं मिल रहा, भले ही उसकी नौकरी 10 साल में केवल 2 या 3 महीने ही कम रही हो। हमारे पास कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनकी 10 साल में केवल 15-20 दिन ही नौकरी कम रह गई, तो वो भी पेंशन के दायरे से बाहर हो गए। तो ये एक मतलब चैलेंजेबल इशू है। इसको मैं मानता हूँ कि अलग अलग जगहों पर इसको चैलेंज किया जाना चाहिए। जो एम्प्लॉय जहाँ पर हैं उनको वहाँ पर वो पिटीशन डालनी चाहिए, चाहे वो सीएजी में, वो सीएटी में डालें, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में डालें, या वहाँ के हाई कोर्ट में डालें। गर्ग साहब का एक क्वेश्चन आया, टीचर्स आर आस्किंग वेदर दे शुड ऑप्ट फॉर यूपीएस और एनपीएस, हाउ वी शुड गाइड। गर्ग साहब, पूरे हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया में ऐसा कोई कैलकुलेटर नहीं है जो आज ये बता सके कि आज से 20 साल के बाद रिटायरमेंट पर एनपीएस में कितना कॉर्पस होगा और यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेने पर उसे कितने का फ़ायदा या कितने का नुकसान होगा। तो एक मोटा मोटा क्राइटेरिया मैं आपको बता सकता हूँ। अगर किसी व्यक्ति की 25 साल से नौकरी ज़्यादा है और उसका पे लेवल 7 से ऊपर का है, यानी पे लेवल 7 से ऊपर का है, उसकी नौकरी 25 साल से ज़्यादा की है एनपीएस में ही, तो उसको बिल्कुल भी यूपीएस के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। मैं फिर बोलता हूं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में केवल वो लोग ही जा सकते हैं फिलहाल जो या तो रिटायर हो चुके हैं, तो वो बैक डेट से चले जाए, उनको कुछ बेहतर पेंशन मिल जाएगी तब तक, या फिर जो 2-1 महीने में 2-4 महीने में रिटायर होने वाले हैं और उनकी नौकरी 20 साल से कम है। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को आपने ऑप्ट कर लिया तो आप ओपीएस से भी हाथ धो बैठोगे। ये एक अजीबोगरीब बात है, इसका ना सिर है ना पैर है। देखिए, अगर आप ओपीएस में आ गए इसका मतलब यूपीएस हो या एनपीएस ऑटोमेटिकली स्क्रैप हो गए। इसमें तो हाथ धो बैठने वाली जैसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात, सरकार कभी ये बाउंड नहीं कर सकती कि मतलब एक बार आपने इसमें शिफ्ट कर गए तो आप इसका कैलकुलेटर भी दे दो। अगर आपको ऐसा लगता है, हमने 24 फरवरी को कार्मिक मंत्रालय के सामने ये बात रखी थी कि अगर आप वन टाइम ऑप्शन स्विच करने की बात कर रहे हो तो आप कैलकुलेटर दो साथ में। वो बताए कि मतलब जो है इतने साल के बाद इसमें इतनी पेंशन बनेगी, इतना पैसा मिलेगा, और उसमें इतना पैसा मिलेगा, इतनी पेंशन मिलेगी। आप बताओ ना। तो कोई बता पाने के लिए एलिजिबल नहीं है, इतना कैपेबल नहीं है कि जो इस बात को पूरी तरीके से रख सके। ना ही ऐसा कोई कैलकुलेटर है जो आपको फिक्स डेटा दे सके। तो जिनकी लंबी नौकरी है तो प्लीज़ डोंट गो इन यूपीएस। यूपीएस केवल और केवल उनके लिए, हम तो पूरा सिरे से विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमें उन लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है जो रिटायर हो चुके हैं या 2-4 महीने में रिटायर होने वाले हैं। तो उनके लिए हमें एक सही गाइडेंस देना पड़ता है, फिर भले ही वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प ही क्यों ना हो। हम जानते हैं, हम जैसे ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विकल्प के बारे में बोलेंगे भी तो फिर वो लोग हमारी आलोचना करना शुरू कर देंगे, लेकिन हमें सुनना है क्योंकि हमें तो सही गाइड करना है लोगों को। तो सही गाइड करने के लिए हमें बहुत बार बेसिर पैर की आलोचनाएं भी झेलनी पड़ती हैं। खैर, हम तो झेलते ही हैं। तो ये जो 2 बातें हैं, खास बात यह है कि जितने भी लोग रिटायर हुए हैं कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज में, उनको पिटीशन डालनी पड़ेगी। और जब तक बहुत सारी पिटीशंस नहीं हो जाती हैं तो आपकी पीछे की सर्विस ऐड ही नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पहले संविदा पे लोग लगे रहे, फिर वो रेगुलर हो गए, परमानेंट हो गए, और उसमें उनकी 10 साल से भी कम नौकरी हो पा रही है या कहीं कुछ थोड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उनके केसेस में अगर आप गूगल पर जाएंगे, वहाँ पर लिखेंगे 2 अक्टूबर 2022 का उस मेमोरेंडम बाई डीओपीटी या डीओपीपीडब्ल्यू, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, तो उसको अगर आप लिखेंगे तो ये आदेश आपको मिल जाएगा। और आज से हमने ये सोचा है कि हर हफ्ते किसी ना किसी एक एजेंडे को लेकर के आएंगे, उसको क्लैरिफाई करते हुए उसकी पूरी ब्रीफिंग देंगे, ताकि नियम कायदे कानून की एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी हो। तो जो जिस चीज़ से पीड़ित हो उसको उसका नॉलेज मिल जाए। शक्ति सिंह जी का कोई सवाल है, ले लेते हैं।
इसी प्रकार का प्रकरण मृतक आश्रितों का है जिनकी नियुक्ति मृतक आश्रित कोटे से अप्रशिक्षित वेतनमान में अप्रैल 2005 से पहले नियुक्ति हुई और प्रशिक्षित वेतनमान बाद में लगा। हाँ, ये उत्तर प्रदेश का प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है कि प्रशिक्षण वाले टाइम को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट या फिर एडवर्टीजमेंट नहीं माना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सरकार ने ये पेच फंसा दिया है, क्योंकि यूपी में लाखों कर्मचारी ऐसे थे जो एनपीएस से ओपीएस में जा रहे थे, उनको रोक दिया है। उनके प्रशिक्षण वाली अवधि को उन्होंने ना तो एम्प्लॉयमेंट माना है और ना ही नोटिफिकेशन माना है। तो इसको चैलेंज करना पड़ेगा उन लोगों को, लेकिन मुझे पूरा यकीन है उन्हें न्याय मिलेगा। एक बार अगर यूपीएस चुनते हैं तो दोबारा एनपीएस में नहीं आ सकते हैं, चंदन जी लिखते हैं। देखो, फिलहाल तो यही है कि आप एनपीएस में नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन अगर ओपीएस आ गई तो ओपीएस में तो जा सकते हैं, एनपीएस में नहीं जा सकते। तो यूपीएस में मैं फिर कह रहा हूँ, कोई ना जाए अगर आपका 20 साल की नौकरी से पहले रिटायरमेंट नहीं है, तो कोई जाए ही ना। अगर आप 2-4 महीने में रिटायर होने वाले हैं तो फिर फैसला ले सकते हैं। मेरा नंबर सबके पास है, एक बार आप अगर वार्ता करना चाहें तो बात भी कर सकते हैं। लाइव के साथ साथ पूरा वीडियो भी डाल दें, जिससे कैसे डाला जाता है दूरबार जी मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे नहीं आता है, कैसे डाल पाऊंगा मैं इस वीडियो को। राम अवतार भिदुरी जी कह रहे हैं एनपीएस रेलवे कर्मचारी की डिसेबिलिटी या डेथ के केस में कंपनसेशन ग्राउंड पर नौकरी नहीं देगी क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। रेलवे में और जितनी भी हार्ड सर्विसेज है, मतलब जिनको रिस्क जॉब कहते हैं, चाहे वो रेलवे हो, रिसर्च सेंटर में नौकरी हो, मेडिकल सेंटर में नौकरी हो, जहाँ जहाँ इस तरह की नौकरियाँ हैं, पुलिस की नौकरी है, वहाँ पर डेथ कंपनसेटरी ग्राउंड पे नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट में दी जाती है। वहाँ ख़त्म नहीं कर सकते। बाकी सरकार तो कोशिशें करती रहती है। अभी देख रहे हैं आप 25 मार्च को जो सरकार ने पेंशन लाइबिलिटीज जो डिफरेंशिएशन एक्ट लेकर के आई है फाइनेंस बिल में, तो उसका मतलब ये है कि भारत सरकार ने ये पावर ले ली संसद से कि वो चाहें तो कल को ये तय कर सकती है कि 1 जनवरी 2026 के पहले जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनको 8वें पे कमीशन का लाभ दे या ना दे। ये ताकत भारत सरकार ने 25 मार्च को संसद भवन से एक्ट पास करके ले ली है। और इस एक्ट को कोर्ट चूंकि चैलेंज अब नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट एक्ट को उसने क्या कर दिया है कि इसको वैलिडेशन करार दे दिया, मतलब इसको वैलिड ठहरा दिया कि अलग अलग डेट से आए हुए लोगों को अलग अलग टाइप की पेंशन दे सकती है, बेनिफिट अलग से दे सकते हैं। तो ये अब चूंकि अगर आप कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट तो कह देगी कि संसद भवन का संसद ने ये एक्ट पास किया, ये नियम कायदा कानून है। कोर्ट तो नियम कायदे कानून के ऊपर ही जजमेंट देगी, तो वो तो बेकार हो जाएगा। तो इसके लिए ये जरूरी है कि जितने सांसद इस मुद्दे को संसद में एक बार फिर से उठाएं कि आखिर सरकार को इस ताकत की जरूरत ही क्या है। इस ताकत को लेने के पीछे सरकार की मंशा ये है कि आज नहीं तो कल आपको उस प्रोविजन से वंचित कर सकती है, डिप्राइव कर सकती है। ये उसने ताकत जुटा ली है, ये मैं कहना चाहता हूं। और इस मुद्दे पर कोई नहीं बोला। मैं 26 मार्च को ही मैंने लाइव आकर के इस मतलब जो है इस वैलिडेशन एक्ट के खिलाफ मैंने लाइव आकर के जिक्र किया था। अभी कल मैंने सुना है कि जेसीएम ने भी इस मुद्दे को उठाया है, कल पहली बार, मतलब 26 मार्च से लेकर के 4 दिन के बाद। मैंने तो 26 मार्च को इस मसले पर बोल दिया था, न्यूज़ में भी दिया था, हालांकि किसी मीडिया ने इसको निकाला नहीं। अब मीडिया को भी उसमें कुछ मज़ा नहीं आया तो नहीं निकाला, और लोगों ने भी इस पर कुछ प्रतिक्रिया खास नहीं दी। लेकिन कल जेसीएम ने इस मुद्दे को लेटर में लिखा है, ऐसी मुझे सूचना मिली है कि सरकार को ये पावर जुटाने की आखिर क्या ज़रूरत है, क्या सरकार की मंशा ठीक नहीं है। हालांकि माननीय वित्त मंत्री जी ने बोला है संसद में कि उनकी सरकार ने पहले के रिटायरीज को भी नए पे वेतनमान आयोग का लाभ दिया है और आगे भी देगी। लेकिन बातें हैं, बातों का क्या। अगर एक्ट आपने बना दिया कि हम अलग कर सकते हैं, तो बातें तो आप कल को कुछ भी, कल कुछ और कह दोगे, तो ये तो दिक्कत तो आ सकती है। श्री खरे जी का यदि 22 साल की सर्विस हो और वर्ष 2016 की ज्वाइनिंग है, तब कौन सा है? बाप रे, खतरनाक सवाल है इनका। 22 साल में 44% पेंशन बनेगी। अब डिपेंड करता है कि आपके पास कॉर्पस कितना इकट्ठा होता है। अगर कॉर्पस, टोटल कॉर्पस 40 लाख से कम है तो मैं कहूँगा फिर तो आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में सोचना। लेकिन अगर 40 लाख से ऊपर कॉर्पस जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है,
तो आपको थोड़ा और रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 22 साल की नौकरी बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। एक तरफ 44% पेंशन है और एक तरफ कॉर्पस पे डिपेंड करता है कि कितनी आप पेंशन ले सकते हैं। और लाइफ तो अनसर्टेन है, कौन कितने साल तक जिंदा रहेगा रिटायरमेंट के बाद कोई नहीं जानता है। अध्यक्ष जी, यूपी में एनपीएस में मृत्यु होने पर ओपीएस वाली फैमिली पेंशन का प्रावधान है या नहीं? यूपी में डेथ होने पर कंपेंसेटरी ग्राउंड पर एक आदमी को नौकरी मिलती है। दूसरा, एनपीएस का टोटल जो कार्पस होता है उसका 20% मिलता है। 80% कार्पस को किसी न किसी कंपनी को देना पड़ता है, उस पर जो पेंशन बनती है वो मिलती है। इसी पर पूरी चर्चा की है रवि ठाकुर जी, और मैंने कहा है कि अब आप इसकी लड़ाई लड़े कि आपको पूरा पैसा मिले। जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए ज़रूरी है कि अब रेलवे ने भी पूरा पैसा देना शुरू कर दिया है। एमपी में ग्रेच्युटी लाभ शिक्षकों को 1 जुलाई 2018 से मिल रहा है। दशरथ सोनी जी, यूपी में 2 तरह के टीचर हैं। प्राइमरी वाले जिनका रिटायरमेंट 62 साल की उम्र में होता है उनको ग्रेच्युटी नहीं मिलती, क्योंकि प्राइमरी के शिक्षकों ने कई साल पहले सरकार से एक डील की थी कि हमारे कर्मचारी को या हमारे शिक्षकों को 2 साल का अतिरिक्त नौकरी दिया जाए और ग्रेच्युटी हम नहीं लेंगे, तो उनको 2 साल की एक्स्ट्रा नौकरी मिलती है, वो ग्रेच्युटी नहीं लेते हैं। जो लोग 60 साल में रिटायर होते हैं वो ग्रेच्युटी लेते हैं, तो उनको 60 साल की नौकरी मिलती है, 2 साल कम नौकरी मिलती है। तो बड़ा सिंपल सी बात है, ये डील सरकार के साथ हुई है। अगर आप लोग चेंज कराना चाहते हैं तो आप लोग लड़ सकते हैं इसके खिलाफ, सरकार को लिख सकते हैं इसके खिलाफ। लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नौकरी ही करना चाहते हैं, तो ग्रेच्युटी भी उतनी ही बनेगी। 2 साल में वेतन भी आपका उससे ज़्यादा ही हो जाएगा, ग्रेच्युटी से कहीं ज़्यादा आप वेतन ले लेंगे। शिखा गंगवार जी, अच्छा बात कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के लिए मेरे पास इतना ही था डिटेल आप लोगों के लिए। अगर कोई सवाल हो आपका, कोई क्वेरी हो आपके पास तो लिखिए, मैं आपका जवाब देता हूं। और उसके बाद मुझे लग रहा है टाइम भी हो गया है, 35 मिनट हो गए हैं मुझे, हाँ 35 मिनट हो गए हैं। आज छोटा ही चाह रहा था लाइव भी। यूपीएस में ऑन ड्यूटी डेथ में ओपीएस मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। अब भी मैंने जवाब दिया ऑन ड्यूटी, अच्छा इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन आपका इन सर्विस। देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अगर इन सर्विस आपकी डेथ हो गई तो क्या होगा स्पष्ट नहीं है, लेकिन पेंशन सेक्रेटरी साहब ने 24 फरवरी में हमें बैठक में खुद बोला था कि अगर यूपीएस में इन सर्विस डेथ हो गई तो एनपीएस वाला ही यानी ओपीएस का लाभ मिलेगा, ये उन्होंने बोला था। लेकिन अभी स्पष्ट नहीं जानकारी मिल पाई है, क्योंकि गजट में ऐसा प्रोविज़न नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसका क्लैरिफिकेशन आएगा बहुत जल्दी, 1 आध महीने में आ जाएगा क्लैरिफिकेशन, तब और क्लियर हो जाएगा। फरवरी 2009 की ज्वाइनिंग है, यूपीएस है एनपीएस में से क्या तय करें? जगत प्रताप सिंह, भैया रिटायरमेंट भी तो बताना पड़ेगा कि रिटायरमेंट कब है। ज्वाइनिंग 2009 की है, रिटायरमेंट बताइए कब है, उससे पता चलेगा कि आपकी कितनी लंबी नौकरी है। रिटायरमेंट अगर आप डेट बता दीजिए तो मैं बता पाऊँगा। महेंद्र कुमार जी, कार्पस 31 लाख, जॉब बची है 19 साल। अरे बहुत हो जाएगा भैया, 19 साल में आपको यूपीएस में जाने की ज़रूरत नहीं है। अनुराग मिश्रा, दोनों ऑप्शन मिल गए, 60-62 में रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो भैया ठीक है, 60 साल में अगर रिटायरमेंट ले सकते हैं तो ग्रेच्युटी मिलेगी आपको, और 62 में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, पेंशन सैलरी ले लीजिए। भानु प्रताप जी, स्वास्थ्य विभाग में 62 साल की सेवाओं पर ग्रेच्युटी मिलती है, तो फिर स्वास्थ्य विभाग और हाँ अंतर क्यों? ये अच्छा सवाल है। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ में 65 साल की नौकरी मिलती है, वहाँ भी ग्रेच्युटी मिलती है। और मेडिकल में भी डॉक्टरों का रिटायरमेंट भी 65 साल पे होता है, तो वहाँ भी ग्रेच्युटी मिलती है। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। स्टेट ने दे रखा है किसी किसी डिपार्टमेंट को ज़्यादा नौकरी का, तो उसके लिए आपको लड़ाई करनी पड़ेगी अलग से। उत्तर प्रदेश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब लागू होगी? मुझे तो लग रहा है कि कल आ जाएगा आपका ड्राफ्ट, कल से लागू कर देंगे वो, कल से ऑप्शन भरना शुरू हो जाएगा। इस मामले में जल्दबाजी ना करें। तो 1 मिनट, फ़ोन आ रहा है कोई, तो ठीक है। अगर कोई और सवाल हो, पैरामिलिट्री फोर्स में यूपीएस के लिए फॉर्म भरने के लिए निर्देशित किया गया है। अब ये बताइए कि यूपीएस का चुनाव करें या एनपीएस का? पैरामिलिट्रीज के लिए मैं साफ मना करूंगा कि यूपीएस में ना जाएं, तब तक जब तक कि वॉलंटरी रिटायरमेंट पे तस्वीर साफ नहीं कर देती सरकार। नो यूपीएस प्लीज़, नो यूपीएस। और एनपीएस तो नो क्या मतलब, उसमें तो है ही है जब तक कि कुछ और बदलाव नहीं हो जाते। ज्वाइनिंग डेट
रिटायरमेंट 2034 साल की नौकरी, भैया एनपीएस में बने रहो, जो भी बदलाव होंगे एनपीएस में करवाएंगे। तो आई वॉज अपॉइंटेड इन 2010 एंड रिटायर इन 2040, अरे बहुत साल की नौकरी है। डोंट गो इन यूपीएस। जयंत गुप्ता जी, जिनकी जॉब 35 साल है, एनपीएस 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 एनपीएस, सोचना नहीं उनके बारे में। ठीक है, आज के लिए इतने 2 ही अपडेट थी, और हर हफ्ते कोई ना कोई एक किसी विशेष मुद्दे पर एक वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आप लोगों का सहयोग सपोर्ट मिला तो डेफिनेटली हम लोगों तक जितने भी अपने राइट्स हैं, अधिकार हैं, कायदे कानून हैं, जो भी बदलाव हैं, जो भी है, उनको उनको क्लियर करेंगे, उनको बहुत स्पष्टता के साथ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और 13 अप्रैल को मैं एक बार फिर से आप सभी से, जगत प्रताप सिंह जी 2009 की ज्वाइनिंग है, अगस्त 40 में रिटायरमेंट है, एनपीएस है, यूपीएस 30 साल की नौकरी है। प्लीज डोंट कंसीडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ओनली एंड ओनली एनपीएस टिल ओल्ड पेंशन स्कीम इज नॉट रीस्टोर्ड। केवल और केवल एनपीएस में बने रहें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एनपीएस में अरे दादा सुनील मौर्य जी, ग्रेच्युटी मिलेगी, ग्रेच्युटी का हक अलग है, ग्रेच्युटी का राइट अलग है। कोई भी गवर्नमेंट किसी भी पेंशन स्कीम से ग्रेच्युटी से डिप्राइव नहीं कर सकती, आप लोग समझ लीजिए इसको। ग्रेच्युटी रूल अलग है, लीव इनकैशमेंट रूल अलग है, और क्या बोलते हैं उसको, इंश्योरेंस स्कीम अलग है। उसका यूपीएस एनपीएस से कोई लेना देना नहीं है। मेडिकल बेनिफिट इनका इनका कोई एनपीएस यूपीएस से लेना देना नहीं है। एक और है अहंगर मोहम्मद शबान साहब, ज्वाइनिंग 2010, रिटायरमेंट 1972, डेट ऑफ बर्थ है। रिटायरमेंट बताइए ना कब है, 72 और 60 कितना हुआ? रिटायरमेंट बताइए भैया अपना, कहाँ इतना मैथ, रिटायरमेंट बताइए जो कब का है इनका। एक बार शबान जी अपना रिटायरमेंट डेट लिखिए तो मैं बता दूं आपको। मुश्ताक जुलोजी, अरे फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ सर्विस अंडर एसएसए, सर्व शिक्षा अभियान स्कीम काउंटेड फॉर पेंशन, इसी बात की तो मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा मुद्दा ही हमारा यही था। एसएसए स्कीम इज आल्सो अ टाइप ऑफ कंट्रेक्चुअल सर्विस, देन इट शुड बी कंसिडर्ड इन योर सर्विस ईयर्स, बट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन सपोर्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए मुश्ताक सुलोजी साहब, इसके लिए हम लोगों को जुडिशरी का सपोर्ट चाहिए, लीगल सपोर्ट चाहिए इस मामले में। रामानुज जी जय हो दादा, आपकी भी भैया जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव क्लोज के बाद शेयर कर देंगे तो पूरा वीडियो शेयर हो जाएगा। अच्छा ओके, थैंक यू सोनी साहब ये बताने के लिए, ये बहुत ज़रूरी थी। जगत प्रकाश जी आपका मुझे धन्यवाद मिल गया, आपको भी धन्यवाद, आप जुड़े, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और कोई सवाल हो तो ज़रा एक बार बता दें, नहीं तो फिर हम टाटा बाय बाय करते हैं अब आप लोगों से। एमपी एनपीएस में हूँ, कितना लिखा है, 2 2 4 2 6 0 10 लाख हैं, और 2030 में रिटायरमेंट है, 30 में 24 है। भैया आपके लिए एनपीएस तो एकदम दशरथ सोनी जी, 10 लाख 2030 तक कितने हो जाएंगे, 20 लाख 25 लाख। तो एनपीएस तो नील बटे सन्नाटा है आपके लिए। और फिलहाल यूपीएस में अगर आप ये बताएं कि आपकी नौकरी कितने साल की हो जाएगी तो मैं बता सकता हूँ कि, लेकिन फिर भी कितनी भी नौकरी आपकी 10 15 20 साल की तो हो ही जाएगी। समरेंद्र जी हमारे नेशनल ट्रेजरार साहब भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब विदा लेने का लेकिन वक्त हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, लड़ते रहिए। और 13 अप्रैल को लखनऊ में जितने भी लोग पहुंच सकते हैं, एक विशाल सम्मेलन कर रहे हैं हम लोग, उसमें हम तमाम अपनी स्ट्रेटजीज, गतिविधियां, अगले कार्यक्रम और कैसे एनपीएस यूपीएस को हम ओपीएस तक ले जाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। आपका भी फीडबैक लेंगे, आपकी भी रणनीति लेंगे, आपके भी सुझाव लेंगे। जितने लोग पहुंच सकते हैं ज़रूर पहुंचें। 10K कॉर्पस है 2045 में, 10K 10,000 कॉर्पस है अभी, 10,000 2045 में रिटायरमेंट है। 25 20 45, हाँ 25 20 45 एनपीएस आपके लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन अभी 2 पे कमीशन मिल रहे हैं आपको, तो जल्दबाजी मत करिए, बने रहिए, अभी एनपीएस में ही बने रहिए, कुछ मत करिए अभी। अब मेरी सर्विस 23 साल है। शाबान साहब सर्विस 23 साल, आपका ऊपर सवाल आया था, मैं भूल गया क्या सवाल था, मैं देख लेता हूँ। हाँ अच्छा, आपका पास कॉर्पस नहीं लिखा, 2010 लिखा है आपने ज्वाइनिंग, और तो 23 साल की नौकरी है। आपके मामले में थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, प्रॉपर रिसर्च के बाद ही बता पाऊँगा। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिएगा,
गूगल पर मौजूद है, ट्विटर पर मौजूद है, फेसबुक पर मौजूद है, वहाँ से ले लीजिएगा। कहाँ कर रहे हैं? लखनऊ में, अनुराग जी, हजरतगंज में, लखनऊ के दिल में, बर्लिंगटन चौराहे पे करेंगे। फरवरी 2009 ज्वाइनिंग, 2037, बहुत लंबी नौकरी है। बने रहिए संदीप जी, एनपीएस में बने रहिए। ठीक है, चुलबुल पांडे जी आ गए हैं। चुलबुल पांडे जी, अब तो दबंग साहब, अब तो टाइम हो गया है, टाटा बाय बाय। 4 लाख कॉर्पस है, 44 में रिटायरमेंट है, 25-20 बने रहिए। रवि ठाकुर जी बने रहिए, 20 साल की नौकरी है। लेट अस टेक टाइम टू डिसाइड व्हाट वी हैव टू डू। थैंक यू दशरथ सोनी जी, आपसे भी फ़ोन पे बात कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।